वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 को। तो आइए से हम शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उसका नाम है व्रत। तो सबसे पहले हम हमारे पहले पॉइंट को शुरू करते हैं जिसमें हम जानेंगे व्रत के बारे में। तो थोड़ा सा हम पहले व्रत के बारे में जान लेते हैं कि व्रत क्या होता है, कैसा दिखता है और उसके अन्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, व्रत की संरचना है जो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। व्रत में जो ये बीच में एक बिंदु बना हुआ है, इसे केंद्र कहा जाता है। तो इसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं, इसे केंद्र कहते हैं। और इस केंद्र के बाहर एक निश्चित दूरी, केंद्र के बाद में एक निश्चित दूरी से एक संरचना तैयार होती है जो गोलाकार होती है। इस संरचना को कहा जाता है परिधि, इसे परिधि कहा जाता है। और साथ में ही जो निश्चित दूरी काम में ली जाती है, इस दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। तो इसके बाद अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, जो त्रिज्या है और ये केंद्र, केंद्र से एक निश्चित दूरी, त्रिज्या की दूरी पर ही परिधि बनी हुई होती है। और यहाँ पर अब मुख्य बिंदु भी होते हैं इसके पास में। तो हम यहाँ पर जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, हम उस बिंदु की बात करने वाले हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि त्रिज्या जो है, यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, जैसे कि त्रिज्या को यहाँ इसके दूसरी तरफ भी उतना ही बढ़ा दिया जाए, तो त्रिज्या को दोगुना करने पर मतलब कि त्रिज्या को लिखा जाता है, त्रिज्या बराबर से होती है r। तो 2 गुणा त्रिज्या लिखें, त्रिज्या जो कहलाएगा 2r के बराबर, जिसे हम d भी कहते हैं। d इसलिए कहा जाता है, d का मतलब होता है डायमीटर, जिसे व्यास बोला जाता है, जिसे हम व्यास कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर जो व्रत है, व्रत को कितने प्रकार की रेखाएं काट सकती हैं या फिर कैसे रेखाओं के साथ इसका संबंध होता है। तो देखो, अगर हम एक व्रत यहाँ ऐसे बना लेते हैं तो इस व्रत के पास से या फिर इस व्रत को एक रेखा काटने लगे तो कुछ इस प्रकार से होगी। देखो, एक रेखा कुछ इस प्रकार से काट के जाएगी जिसका नाम पी क्यू रख सकते हैं। इसका केंद्र यहाँ पर हम ओ मान लेते हैं। अब इस व्रत को यहाँ पी क्यू रेखा काट के जा रही है। दूसरी एक रेखा बना सकते हैं हम, जो रेखा एल एम यहाँ हो सकती है, एम एन यहाँ हो सकती है। एक तीसरी रेखा और बनाते हैं जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी और इसका नाम हम रख लेते हैं एक्स वाई। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 रेखाएं थी जो व्रत में क्या कर रही हैं, एक रेखा व्रत को काट के जा रही है। जब कोई रेखा व्रत को काट के जाती है तो ये रेखा कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। या फिर इसको प्रतिच्छेदी रेखा ना कहकर छेदक रेखा भी कहा जाता है, छेदक रेखा। क्यों कहा जाता है छेदक रेखा? क्योंकि यह क्या कर रही है, व्रत को छेद कर, यानी कि उसे काट कर जा रही है। तो जिन बिंदुओं पर यह व्रत को काट रही होती है, इन दोनों ही बिंदु को, अगर इस बिंदु का नाम हम ए रख लें और इस बिंदु का नाम बी रखें, तो ये जो दोनों ही बिंदु हैं इनको छेदक बिंदु कहा जाता है, छेदक बिंदु कहा जाता है इनको। अब उसके अलावा एक ऐसी रेखा जो व्रत के पास भी नहीं है, मतलब व्रत से थोड़ी दूरी पर है और ना उसे वो काट रही है, ना इससे कोई इसका संबंध है, तो यहां पर जो ये रेखा होगी इसको यह छेदक रेखा के बिल्कुल विपरीत रेखा मानी जाती है। तो इसको जो हम जानेंगे, तो इस रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि इसका नाम हमने छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा रखा, तो जो ये रेखा होती है इसको कहा जाएगा अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा कहा जाएगा इसको। इसका मतलब होता है कि ये रेखा इसको कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इस कारण से इसका नाम क्या होता है, प्रतिच्छेदी, और उससे आगे ए लगाकर हम इसका नाम बनाते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा इसको कहा जाता है। इसी के अलावा रेखा का एक तीसरा प्रकार होता है जो है एक्स वाई। ये एक ऐसी रेखा है जो क्या कर रही है, यहां इसको प्रतिच्छेद तो कर रही है, ध्यान रहे, ये भी प्रतिच्छेद शब्द से बनाया गया है, ये भी प्रतिच्छेद शब्द से, और इसको भी हम प्रतिच्छेद शब्द से ही समझेंगे। तो एक ऐसी रेखा जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। एक ऐसी रेखा जो एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती उसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। और एक ऐसी रेखा जो एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, यदि इस बिंदु का नाम हम यहाँ पर एल रख लें, इस बिंदु का नाम एल रखें, तो ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस कारण से इस रेखा को कहा जाता है स्पर्श रेखा। इसका नाम होगा स्पर्श रेखा। अब इसका नाम स्पर्श रेखा क्यों है? क्योंकि यह क्या करती है, यह व्रत को बस छूकर निकल जाती है।
स्पर्श करने का मतलब होता है टच करना, स्पर्श का मतलब है छूना। तो इस तरीके से यह क्या करती है, बस इस वृत्त को छूकर निकल जाती है, इस कारण से इसको कहा जाता है स्पर्श रेखा। तो हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हम वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में जानेंगे कि जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती हैं वो कितनी होती हैं। अब एक पॉइंट को इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो यहां ध्यान से समझिएगा, जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल देखो आप पहले से जानते हो, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जो इसकी परिधि होती है, परिधि का इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। तो इस प्रकार से सूत्र हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें क्षेत्रफल या फिर परिधि पूछा गया है तो इनसे आप उनको निकाल सकते हैं। अब एक चीज और, यहां पर जो स्पर्श रेखा होती है, अब एक वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदी रेखाएं कितनी हो सकती हैं या फिर छेदक रेखाएं कितनी हो सकती हैं, तो इसके अंदर जो छेदक रेखाएं वो अनंत हो सकती हैं। कैसे, देखो जरा, इस प्रकार से वृत्त बनाया, एक यहां से काट रही है, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से काट रही है, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां पर, एक यहां पर, इस प्रकार से अनंत रेखाएं एक वृत्त को काट के जा सकती हैं, और हर बार जो बिंदु होगा वो अलग अलग होगा। अब बात करें स्पर्श रेखा की, तो स्पर्श रेखा कैसे होता है, जो स्पर्श रेखा है, जो हमारे ये वृत्त है, इस वृत्त के इस बिंदु को अगर हम निश्चित कर दें, इस बिंदु का नाम अगर हम रखें P, तो इस P बिंदु पर, इस P बिंदु पर यहां एक स्पर्श रेखा खींची जाए अगर इससे, तो इस प्रकार से एक रेखा आएगी। इस रेखा के अलावा यदि हम कहें कि क्या कोई दूसरी ऐसी रेखा है जो इसकी इसी बिंदु पर खींची जा सके, तो इसका उत्तर होगा नहीं। एक बिंदु से मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो और हम ये पूछें कि पूरे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो पूरे वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि वृत्त का जब भी निर्माण होता है तो एक केंद्र से त्रिज्या के बराबर की दूरी से अनंत बिंदुओं को एक वृत्त समान दूरी पर रखकर एक वृत्ताकार पथ बनता है, एक वलयाकार आकृति बनती है जिसे परिधि कहते हैं, और पूरी संरचना को वृत्त कहा जाता है। तो यहाँ पर जो संरचना है वो कैसी होती है, बिंदुओं से बनी हुई होती है। तो यहाँ बिंदु कितने होते हैं इसके रास्ते में, अनंत बिंदु होते हैं, और हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इसके पहली प्रमेय की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि इसकी पहली प्रमेय क्या है और वो क्या हमें समझाना चाहती है। तो देखिए यहाँ पर 10.1 प्रमेय जो है वो ये कहती है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। इसका मतलब है एक वृत्त है, उसके पास एक स्पर्श रेखा खींची हुई है। अब यहाँ से जाने वाली जो त्रिज्या होगी उस पर ये क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये इस बात को कहते हैं। तो हमें ये जानना है कि क्या ये कही गई बात सच है या नहीं। तो इसके लिए एक प्रमेय है, या आप प्रमेय ना समझें तो बस आप उसको एक कथन समझ सकते हैं। एक पूर्ण कथन है जो पहले से कहा गया है। वो कथन कुछ ऐसा कहता है कि किसी बिंदु का या फिर किसी बिंदु की किसी रेखा से न्यूनतम दूरी होने पर वह लंब होता है या 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तथा इसका विपरीत भी सत्य होता है। इस बात को हम कुछ इस प्रकार से जान सकते हैं। यहां देखिएगा कि मान लीजिए एक रेखा है इस प्रकार से। अब हम कहें कि एक बिंदु है, इस पर यहां पर एक बिंदु बना हुआ है, और अब इस निश्चित बिंदु से हम इस रेखा के प्रत्येक बिंदु को ध्यान से समझें। अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी खींची हुई है और उसके बाद यहां पर एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम अगर हम P रख लें, अब P बिंदु से यहां पर एक हमें रेखा खींचनी है सीधी। तो जब अगर वो सीधी रेखा हमने खींची तो वो इसकी सबसे कम दूरी होगी, क्योंकि इसके इस बिंदु के अलावा अगर इसको हम P के बाद Q नाम दे दें, तो इस Q बिंदु के अलावा चाहे आप ये बिंदु ले लीजिए, यहां पर लीजिए बिंदु, चाहे यहां लीजिए या यहां पर, या इधर विपरीत दिशा में भी यहां बिंदु ले सकते हैं। तो कोई भी बिंदु लेने पर उसकी जो दूरी है यहां पर दिए गए प्रत्येक बिंदु से कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो इस प्रकार से हम यहां पर यह सिद्ध कर पाते हैं कि यहां जो दूरी है अगर वो न्यूनतम होगी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, अगर दूरी न्यूनतम नहीं है
तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो इसमें न्यूनतम दूरी सबसे कम ये होती है, तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यही स्थिति यहां पर भी है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, जो स्पर्श रेखा है एक्स वाई, उस पर एक नया बिंदु लेते हैं Q, और वो बिंदु कैसा होगा, उस बिंदु को वृत्त से बाहर लेना है। ये शर्त होगी कि उस बिंदु को वृत्त से बाहर लेना होगा। अब उसको क्या करेंगे, O को हम यहां इससे मिला देंगे, और इसको यहां पर मिलाने पर हमें एक नई रेखा मिलेगी, जैसे OQ कहा जा सकता है, और पहली वाली रेखा को हम कहेंगे OP, और दूसरी रेखा होगी OQ। अब यहां पर देखा जा रहा है, और देखकर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पे जो OP है वो छोटी होगी और OQ है वो बड़ा होगा। और जिस प्रकार यहां पर हमने जो कथन लिखा था, इस कथन के अनुसार जो रेखा छोटी होगी वो कैसी होगी, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। किसके साथ बनाएगी, तो हम कहेंगे OP लंब होगी किस पर, XY पर। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि यहां पर जो ये OP है ये क्या होगी, XY पर एक लंब रेखा होगी। और जब ये एक लंब रेखा है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस OP का नाम त्रिज्या है, और ये जो XY है ये एक स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब इसी से जुड़े हुए अन्य और भी सवाल होते हैं जिनको हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये संरचना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ये संरचना है कैसी बनती है, एक समकोण त्रिभुज की संरचना बनती है, जहां पर ये 90 डिग्री का कोण है। O से जो Q है इसको कर्ण माना जाएगा, ये कर्ण है। ये जो PQ है इसे आधार माना जाएगा, ये आधार है। और उसके अलावा जो OP है इसे माना जाएगा लंब। तो इस प्रकार अब यहाँ पर तीनों चीजें हमारे सामने निकल के आ जाती हैं, और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे अन्य सवाल भी हल होंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु पर, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु पर। पहला अगला बिंदु है हमारा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, उसके बारे में पहले हम यहाँ पर तीन स्थितियों को जानते हैं। मान लीजिए एक निश्चित बिंदु जो है वो हमारे वृत्त के अंदर है, क्योंकि वृत्त के अंदर जो भाग होता है, या फिर कोई बिंदु अगर वृत्त के अंदर है तो उसे अभ्यंतर बिंदु कहा जाता है। तो इसकी पहली स्थिति होगी, यदि जो बिंदु है वो अभ्यंतर हो तब क्या होगा, तो अभ्यंतर बिंदु होने पर जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार की आएंगी, रेखाएं कुछ इस प्रकार से आएंगी, जो इस प्रकार दिखाई देंगी हमें। तो यहां से क्या होगा, इस प्रकार की संरचना बनेगी। तो क्या इनमें से कोई भी ऐसी रेखा है जो स्पर्श रेखा कहला सके, इसका नाम अगर L रखें, इसका नाम M और इसका N रखें, तो L M N जो रेखाएं हैं वो स्पर्श रेखा तो नहीं है। इस कारण से अभ्यंतर बिंदु होने पर स्पर्श रेखा का निर्माण नहीं होता है। दूसरा है, यदि यही बिंदु जो हमने A बिंदु यहां माना था अभ्यंतर में, यदि वही बिंदु A परिधि पर स्थित हो तब क्या होगा, तब यहां पर जो स्पर्श रेखा है उसकी संख्या मात्र 1 हो जाएगी। तो यहां पर जो स्पर्श रेखा होगी वो कैसी हो जाएगी, स्पर्श रेखा की संख्या 1 होगी। इसका नाम भी हम L रख सकते हैं। ये L रेखा है जो एक स्पर्श रेखा होगी इसके लिए। तो इस प्रकार से इसका एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से। अगर हम दूसरी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो एक नए बिंदु पर जाएगी, एक ही बिंदु पर नहीं बनेगी। लेकिन अगर स्थिति तीसरी हो कि यहां पर क्या था, पहले बिंदु अंदर था, फिर परिधि पर आया, अब परिधि से भी बाहर, इसका मतलब वृत्त से बाहर हो बिंदु, तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसको ध्यान से समझना, ये सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि इसी के सवाल सबसे अधिक पूछे भी जाते हैं। और हमारी जो इससे अगली प्रमेय है 10.2 वो इसी पर आधारित है। तो देखिए, यदि एक बिंदु ले लिया है A, अगर इस बिंदु से हम वृत्त की तरफ एक रेखा खींचे, तो ध्यान से समझना, अगर हमने सामने रेखा खींची तो वो क्या करेगी, वृत्त को काट के जाएगी, और वो तो वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं बना सकती। स्पर्श रेखा बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप क्या करेंगे, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाने के लिए हम एक काम करें, इसको इससे पहले मिला दें, इसको कुछ इस प्रकार से इससे मिलाया अगर हमने इसको, इससे मिलाने पर क्या होगा, इससे मिलाने पर एक रेखा तैयार होगी जिसका नाम होगा O और A। अब आपको क्या करना है, O और A के लिए अब एक प्रकाल में चाप भरना है, इसकी आधे से अधिक लंबाई का, इसकी आधे से अधिक लंबाई का चाप भरोगे तो ये क्या होगा, एक बार चाप ऊपर इस प्रकार कटेगा और एक बार चाप एक बार नीचे इस प्रकार से कटेगा। अब उसके बाद अब O बिंदु को केंद्र मान के इस चाप को इस प्रकार काटना और इसको इस प्रकार यहां से काट देना है। इनको काटने के बाद जो कटान बिंदु बने हैं, इन कटान बिंदुओं को मिलाओगे तो ये लगभग यहां इस बिंदु पर आकर मिलेंगे, और यहां हमें क्या मिलेगा, इसका मध्य बिंदु। इसको आप क्या मान सकते हो, इसको आप मान सकते हो P, इसको P बिंदु मान सकते हैं, जो क्या होगा, OA का मध्य बिंदु होगा। अब हम यहां पर क्या करें, इसको केंद्र मानकर, ध्यान रहे इसको केंद्र मानना है, बराबर की दूरी लेनी है, जो OP से A की और या फिर P से O की बराबर की दूरी हो। जब दूरी बराबर की होगी तो यहां पर एक वृत्त की संरचना तैयार होगी जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा।
इस प्रकार का वृत्त दिखाई देगा हमें। इस वृत्त पर जहां पर भी ये दोनों ही बिंदुओं ने बनने वाले पहले वृत्त को जहां पर भी काटा है वो कुछ इस प्रकार है। इसको हम x नाम दे सकते हैं और इसको y। अब आपको क्या करना है, स्केल पैमाने की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को a से मिला दोगे। एक बार इसको a से मिला दो और एक बार इस बिंदु को a से मिला दो। इन्हें मिलाने से जो दोनों ही रेखाएं तैयार हुई हैं, इस प्रकार की रेखा यहां पर और एक रेखा यहां तैयार हुई है, इन दोनों ही रेखाओं को हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। इस प्रकार से स्पर्श रेखा का निर्माण भी होता है। अगर आपको सवाल आ जाए कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा का निर्माण बताइए कैसे होता है, तो वो इस प्रकार से किया जाता है और ये हमारे अगली प्रश्नावली में भी आएगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का निर्माण करो। तो उसके लिए क्या करना होता है, यही तरीका हमें अपनाना होगा। तो अब हमने जान लिया है कि एक बाह्य बिंदु, एक निश्चित बाह्य बिंदु दिया हुआ है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मात्र 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हमारी अगली जो प्रमेय है, अब प्रमेय पर चलते हैं। वहां प्रमेय में हमें कुछ जानने को मिलेगा कि इन दोनों ही स्पर्श रेखाओं में क्या संबंध पाया जाता है। तो आइए इसे हम जान लेते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ गए हमारी प्रमेय नंबर 10.2 की ओर। तो प्रमेय 10.2 क्या कहती है हमसे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अब इसमें हमें जानना है, अभी हमने जस्ट पहले ही जाना था अभी कि कैसे एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब उसके बाद हमें यह जानना है यहाँ पर कि इन दोनों की लंबाई समान है या नहीं है। इनको जानने के लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि प्रश्नावली जो कक्षा 9 थी पहले आपकी, उस कक्षा 9 में आपने एक चीज पढ़ी होगी सर्वांग समता के बारे में। त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो त्रिभुज की सर्वांग समता है उसका प्रयोग यहाँ पर करके हम इस सवाल को हल करना चाहेंगे कि ये सवाल है जो वो सही है या गलत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों बिंदुओं को एक दूसरे से मिला देंगे। इन दोनों को एक दूसरे से मिलाएंगे तो अभी हमने जो 10 प्रश्न प्रमेय नंबर 10.1 में जो काम में लिया था उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये दोनों 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इन दोनों 90 डिग्री कोण बनाए। अब इसको हम यहाँ सामने वाले बिंदु से इससे मिला देंगे। इससे हमने इसको मिला दिया। हमारे सामने अब 2 प्रकार के त्रिभुज आ गए। त्रिभुज पहले देखिएगा, त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज की अगर बात करें तो वो रहेगा P, उसके बाद में Q और O, व त्रिभुज P, उसके बाद R और उसके बाद O। अब इन दोनों ही त्रिभुज में ध्यान से देखो तो कौन सा नियम लग सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम कहें कि कोण Q इसमें और बराबर होगा कोण R इसमें। क्यों बराबर है, दोनों कैसे हैं, समकोण हैं, दोनों ही समकोण हैं। और समकोण क्यों है वो इसमें लिख सकते हैं, उसका कारण भी हम प्रमेय 10.1 से। तो पहला नियम तो हम, पहला पॉइंट तो हमने यहां पर क्लियर कर लिया इसको। दूसरा देखो अब ध्यान से, हम इसमें कहेंगे कि O से जो Q है, यहां देखिए समझिएगा ध्यान से इसको, O से Q, कौन सा O ये है और ये वाला Q है। तो O से Q जो है वो बराबर होगा O से R के लिए। क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की क्या है, ये दोनों ये त्रिज्या हैं और वृत्त में त्रिज्या जो है हमेशा ही बराबर होती है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आएगा, OP बराबर से हो जाएगा OP के। क्यों बराबर है, दोनों ही उभयनिष्ठ हैं। तो इसको उभयनिष्ठ करने के बाद हम कह सकते हैं दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। अब ध्यान से देखें, आप इस त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगता है, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक समकोण लिया है मतलब R, एक कर्ण लिया है उस मतलब H, और उसके बाद एक भुजा ली है उसको कहेंगे S। तो इसको RHS नियम से क्या होगा, त्रिभुज PQO सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज PRO। अब ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, दोनों ही त्रिभुज जो है यहाँ पर सर्वांग सम हो जाएंगे। अब इसका सर्वांग सम होने से हमें क्या प्राप्त होगा कि इसके बचे हुए बाकी सभी अंग भी कैसे हैं, लंबाई में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे PQ बराबर से हो जाएगा PR के। और यही हमें सिद्ध भी करना था कि इसकी जो दोनों ही रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, बिल्कुल बराबर लंबाई की होंगी। तो इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि प्रमेय 10 पॉइंट जो कहती है वो बिल्कुल सही है कि दोनों ही स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो कैसी हो जाएगी, ये लंबाई इसके बराबर हो जाएगी। तो आइए अब इसी प्रमेय का प्रयोग करके 10.1 और 10.2 के प्रयोग से हम कम से कम एक कोई सवाल करके देखते हैं, ताकि आपको पहचान में आए कि कैसे इन प्रमेयों का प्रयोग करके सवालों को हल किया जाता है। तो आइए इसे भी करते हैं। तो देखिए अब एक सवाल है, इसको हम पूरा करके देखते हैं। सवाल क्या है देखिएगा, एक बिंदु Q से, हमने इसके लिए चित्र भी बनाया है, आप चित्र के अनुसार सवाल को पढ़ते रहें ताकि आपको समझ में आ जाए चित्र और सवाल में क्या संबंध है। तो एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q ये है,
वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त पर स्पर्श रेखा है जो उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या का पता लगाओ। जो ये त्रिज्या है इसका नहीं पता, इसको हम x मान लेते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, अगर हमने जो इससे पहले प्रमेय को हल किया था तो उसमें हमने क्या बनाया, यहाँ पर जो त्रिभुज बना उस पर कौन सी प्रमेय लगाई थी हमने, जिसमें दोनों ही भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं जो हैं। लेकिन 90 डिग्री का कोण था जिसमें RHS नियम लगा है। इसका मतलब ये समकोण बन रहा था, और समकोण में एक प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको नाम लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम इस सवाल को हल करेंगे। तो यहां देखिएगा, इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये, PQR। त्रिभुज PQR में क्या लिख सकते हैं हम, कर्ण क्या है इसमें कर्ण दिया हुआ है, वो है जो OQ का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, OP के स्क्वायर प्लस उसके अलावा PQ के स्क्वायर के। तो इसे हम हल करते हैं। तो देखिए, जिसका मान हमारे पास मौजूद है हम उसका मान यहां पर रख सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा मान मौजूद है, O से Q का मान 25 दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे 25 और इसका वर्ग, बराबर से O से P का मान चाहिए, वो तो नहीं दिया हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे O और P और इसका होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन P से Q का मान दिया हुआ है तो हम लिखेंगे प्लस P से Q का मान है 24 और इसका वर्ग। अब हमें क्या चाहिए, पहले हम इनके मान, इनके जो वर्ग हैं वो लिख लेते हैं। तो 25 का जो वर्ग है वो आता है 625, बराबर से OP का वर्ग आ जाएगा, OP का होल स्क्वायर यही रहेगा, प्लस में 24 का वर्ग जो है वो आता है 576। या तो आपको वर्ग याद होने चाहिए या फिर आप इनके वर्ग जो हैं वो गुणा करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सवालों को हल करने में बहुत ज्यादा जरूरत होती है इनकी। तो अब इसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए, OP स्क्वायर का मान चाहिए। तो जिस इधर की जो ये संख्या है इसे हम इधर ले जा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हम इधर का जो पक्ष था, जो दायां पक्ष है उसे हम बाएं में लिखना चाहते हैं पूरे पक्ष को, और पूरे ही बाएं पक्ष को दाएं में। तो इससे चिन्ह परिवर्तन यहाँ नहीं होगा, लेकिन एक संख्या को जब दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं तो उसमें चिन्ह परिवर्तन होगा। या फिर आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि 625 माइनस 576 बराबर से कितना हो जाएगा, ये रहेगा OP के स्क्वायर के। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर इनको घटाने पर कितना प्राप्त होता है, तो यहां पर इसको घटाएंगे तो पहले आएगा 9, फिर उसके बाद में यहां से बचेगा हमारे पास में 4 और यहां बचेगा 0, तो ये बचा 49 बराबर से OP का होल स्क्वायर आ गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, OP का होल स्क्वायर बराबर से होगा 49 के। अब हमें क्या चाहिए, OP चाहिए कि OP का मान कितना होगा। या तो हम सीधा ही इसका वर्गमूल कर दें, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, OP बराबर से दोनों तरफ वर्गमूल करने पर आएगा अंडर रूट और फिर यहाँ से प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और ये रहेगा 49, जिसमें मान निकल के आता है OP बराबर से प्लस माइनस 7। और ध्यान रहे क्योंकि ये एक लंबाई है तो लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, तो हम इसमें लिखेंगे अंत में OP बराबर से प्लस का 7 और वो भी सेंटीमीटर। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है, तो जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से और भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जो इसी के प्रयोग से हल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जब आपको प्रमेय याद होगी और प्रमेय से पहले के जो आपको चैप्टर पढ़ाए गए हैं, जो आपने पिछली साल भी पढ़े हैं, उनके चैप्टरों के नियम अगर आपको याद होंगे तो सवाल आपके लिए बहुत आसान होगा और आप इस प्रकार के अन्य सवालों को भी पूरा कर पाओगे। तो जो हमारा आज का चैप्टर था वृत्त, वो आज यहीं पूर्ण होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ में नई वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।